स्टूडेंट्स। हम कंजक्टिव रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। कंजक्टिव रिएक्शन वो होते हैं जिनमें कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। ठीक है कि सीरीज में रिएक्शन चल रहा है कि एक रिएक्शन से एक रिएक्टेंट से हमारे पास कोई एक इंटरमीडिएट बन रहा है, वो इंटरमीडिएट जो है आगे प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? कंजक्टिव रिएक्शंस होते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसकी दो मेन टाइप हैं। उनमें से फर्स्ट टाइप हमने स्टडी कर ली थी। वो क्या थी कि जिसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर था और जो सेकंड रिएक्शन था वो भी फर्स्ट ऑर्डर था। ठीक है, तो उसकी पहली टाइप हमने स्टडी कर ली थी। उसमें हमने कंसंट्रेशन अगर ए बी एंड सी थे हमारे पास, कि ए और ए रिएक्टेंट था, बी इंटरमीडिएट था और सी जो है हमारे पास प्रोडक्ट थी, तो हमने तीनों की कंसंट्रेशन निकाल ली थी। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ए और बी की कंसंट्रेशन यहाँ निकालेंगे। अब सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि वो दोनों रिएक्शन जो थे, ए से बी की फॉर्मेशन और बी से सी की फॉर्मेशन जो थी, दोनों क्या थे? फर्स्ट ऑर्डर थे। अब यहाँ पे क्या है कि पहला रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है और जो दूसरा रिएक्शन है वो क्या है? जीरो ऑर्डर है। मीन पहले वाला जो हमने केस पढ़ा उससे भी ये सिंपलेस्ट पढ़ना है कि एक में काइनेटिक्स आएगी फर्स्ट ऑर्डर वाली और सेकंड वाले में काइनेटिक्स आएगी जीरो ऑर्डर वाली काइनेटिक्स आएगी। ठीक है, तो ये उससे भी सिंपलेस्ट वाला केस है हमारे पास। तो हम इसको स्टडी करते हैं। कंजक्टिव रिएक्शन ऑफ द टाइप फर्स्ट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड रिएक्शन इज जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, कि पहला जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है और जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका। ठीक है, such reactions are somewhat simpler than those which have been discussed in the above section। के हमने जो कंजक्टिव रिएक्शन का पहला केस देखा उससे ज्यादा ये सिंपलेस्ट है। In these reaction, first reaction is first order that is followed by the zero order reaction, zeroth order reaction। ठीक है, तो पहला reaction क्या है? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड रिएक्शन जो है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, when an addict drinks alcohol, first of all it is absorbed by his body and then the enzyme LADH, जिसको क्या कहते हैं? लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर कॉज मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। एक एग्जांपल दी जा रही है कि हमारे पास होता क्या है कि कोई भी एक ड्रिंकर है, जब वो अल्कोहल को ड्रिंक करता है उसकी बॉडी में जो है अल्कोहल जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है कि जितनी ज़्यादा अल्कोहल होगी उतनी ज़्यादा वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, मीन फर्स्ट ऑर्डर है। अब जो दूसरा रिएक्शन इसके अंदर आ रहा है कि LADH जो है इस अल्कोहल को डीकम्पोज कर रहा है या उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है? एंजाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन या कैटालिसिस रिएक्शन मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। तो ये उसकी एक एग्जांपल दी गई थी। इन दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन, द फर्स्ट वन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल बाय ह्यूमन बॉडीज is first order, whereas the second one, the metabolic oxidation of by LADH is zero order। कि एंजाइम की प्रेजेंस में जो सेकंड मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वो जीरो ऑर्डर होगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि एक जनरल रिएक्शन है जिसे हम कंजक्टिव रिएक्शन के तौर पे स्टडी कर रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर और उसका रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है। अब ये बी जो है वो इंटरमीडिएट है हमारे पास, वो कन्वर्ट हो जाएगा सी के अंदर और रेट कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास? K2 हो जाएगा। सेकंड स्टेप के लिए 2 आ गया, पहले स्टेप के लिए 1 आ गया। ठीक है, जब टाइम जीरो है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट, बी और सी हमारे पास क्या है? जीरो। जब कुछ टाइम गुजर जाएगा, टाइम हो गया टी सेकंड में या मिनट के अंदर, तो ये ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या होगी? पहले ए नॉट थी यानी इनिशियल, अब यहाँ पे क्या होगा? ए आ गई और बी की कंसंट्रेशन क्या है? बी स्मॉल बी बन जाएगा और सी की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? सी आ जाएगी। मीन पहले ये कुछ भी नहीं थे प्रोडक्ट, लेकिन टाइम गुजरने के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बने और इसी तरह हमारे पास क्या है? ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये बी की कंसंट्रेशन है तो बी की आपको पता है इंटरमीडिएट है, पहले ये बनेगा। ठीक है, और फिर साथ साथ ये डिकम्पोज भी होता है। लास्ट वाले सेक्शन के अंदर आपने टी मैक्स का वर्ड देखा था, नो डाउट हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया था कि बहुत लंबी इक्वेशन हो जानी है,
तो लेकिन ये कि बी की कंसंट्रेशन पहले इंक्रीज भी हो सकती है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हमारे पास क्या है, वेयर K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, दैट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और दूसरा हमारे पास क्या है, K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C फ्रॉम B, कि C से जब B ने बनना है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास, K2, दैट फॉलोअर्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम A की कंजम्पशन देखेंगे, ये रिएक्टेंट है तो ये कंज्यूम हो रहा है, मीन इसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हैंस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इज गिवन बाय कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, कि जितनी ज़्यादा A की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा A का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A, और किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या होगा, जो उसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन है टाइम टी के ऊपर, हम ए की कंसंट्रेशन की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के वन ए। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो वही फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन आएगी। जस्ट इसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन द अबव इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट। हमारे पास क्या है कि वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करना है हमने, तो क्या बन जाएगा, माइनस डी ओवर ए इज इक्वल टू के वन डी टी। डी और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे सिंपल रह जाएगा हमारे पास के, तो क्या बन गया के वन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये आपके पास सेम वही है हमारे पास जैसे डी एक्स ओवर एक्स आता था, कि वन ओवर एक्स की अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है तो उसका वैल्यू क्या आती थी, माइनस लॉग नेचुरल एक्स आता था, ठीक है। यानी a माइनस एक्स की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे a माइनस एक्स पहले होता था, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल a है, ठीक है। तो वन ओवर a का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस लॉग नेचुरल a, ये उसकी इंटीग्रेशन का आंसर है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज, आई थिंक पेज मिस हो गया इसके अंदर, मैं चेक कर लेती हूँ। यस 45 48, ओके एक मिनट। ओके हमने इंटीग्रेशन कर ली फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए कि इसका आंसर हमारे पास पहले क्या था ना, माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स आता था, अब a माइनस एक्स के बजाय सिंपल a आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेट का आइडिया अप्लाई करेंगे कि जब हमारे पास टाइम जीरो होता है तो a की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, a नॉट है, ठीक है। जैसे x प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होती थी, यहाँ पे अब हमारे पास a है, तो a की इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, a नॉट, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग नेचुरल a नॉट, ठीक है। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन हमारे पास थी 5.121, उसके अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस लॉग नेचुरल a नॉट। हम जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लॉग नेचुरल a इज इक्वल टू के वन टी माइनस लॉग नेचुरल a नॉट। अब ये लॉग नेचुरल वाली टर्म जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी, तो ये माइनस में टर्म है तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगी, और प्लस में जो टर्म होती है लॉग नेचुरल में वो न्यूमरेटर में आती है, और जो माइनस में टर्म होती है वो क्या आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल a नॉट ओवर a इज इक्वल टू के वन टी। अगर आपको याद हो तो ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर एक्शन वाली है कि जिसके ऊपर क्या आता था, a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ठीक है। a हमारे पास क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ भी a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a हमारे पास क्या है, अवेलेबल कंसंट्रेशन, जिसे हम a माइनस एक्स कह रहे थे, ठीक है। तो ये वही इक्वेशन बन गई है, मीन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे कर रहा है यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन गई, लॉग नेचुरल a नॉट ओवर a इज इक्वल टू के वन टी। अगर हमने इस इक्वेशन को इन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, वही जो काम हम पहले कर चुके हैं कि
अवेलेबल कंसंट्रेशन निकालनी है, इन्वर्ट करने हैं, तो क्या होगा, लॉग नेचर में जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में चल जाएगी, और माइनस वाली टर्म जो है वो प्लस में आ जाएगी, और वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो यही काम किया कि माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी साइड पे देखें माइनस k1t आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया कि लॉग नेचुरल a ओवर a नॉट आ गया। ठीक है, अब लॉग नेचुरल को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग लगाएंगे, तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी अवेलेबल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे वो किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू a नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस k1t। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कि ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन के बारे में एक्सप्रेशन देती है। ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो ए की एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, कि टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है लेकिन माइनस के साथ है, तो अवेलेबल कंसंट्रेशन जो है उसकी क्या हो रही होगी, डिक्रीज होती जाएगी। The available concentration which decreases exponentially with the time। अब हम क्या करते हैं, ये हमने A की कंसंट्रेशन निकाल ली। ठीक है, अब हम B की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं। हमें पता है B हमारे पास क्या था, इंटरमीडिएट था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी नेट रेट जो होता है वो 0 होता है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम जो इंटरमीडिएट है उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन को आपस में माइनस करेंगे और फिर नेट रेट निकालेंगे। ठीक है, द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी फ्रॉम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। कि पहले हम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके अंदर से माइनस कर देंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारे पास नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, ए से बना था ना बी, तो इसलिए इसको लिखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए माइनस कर दें रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेट लिखेंगे कि रेट ऑफ जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है वो इक्वल है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। तो फर्स्ट डायरेक्शन वाला बनेगा वो क्या बन गया, k1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये प्लस, आप इसको +1 रखें और माइनस करेंगे इसके अंदर से रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, कि सेकंड ऑर्डर जो सेकंड रिएक्शन था हमने कहा था कि ये 0 ऑर्डर है, मीन वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, और उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या था, k2। ठीक है, जब ये बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, ये 0 ऑर्डर है तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ गया, तो k2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, मीन इसको हम सिंपल k2 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b इज इक्वल टू k1 a माइनस k2। अब हम किसी भी टाइम के ऊपर उसकी a की अवेलेबल कंसंट्रेशन देखें तो वो क्या हो जाती है, a आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा। अब हमने, अगर आप इक्वेशन में देखें नेक्स्ट जो 5.122, इसके अंदर क्या हमने a की वैल्यू निकाली हुई है, अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो क्या थी, a इज इक्वल टू a नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस k1t। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 5.122। वी कैन राइट कि हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट a की वैल्यू पुट की है, और किसी भी टाइम पे ले रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन कैपिटल बी थी, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे क्या थी हमारे पास, स्मॉल बी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे लिख रहे हैं d इंटू बी ओवर डी टी, ये b अब स्मॉल आ गया, इज इक्वल टू हमने a की वैल्यू पुट की k1 a नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k1t माइनस k2। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब ये जो dt है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन अब करेंगे डी बी की। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल b रह जाएगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 5.123 के अंदर सिर्फ b रह गया, एक्चुअली
इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैंसिल आउट होगी। अब दूसरी टर्म है हमारे पास कि दूसरी टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। जैसे k1 एक कांस्टेंट था और a जो थी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी एक फिक्स अमाउंट होती है, तो वो जो है हम उसको भी बाहर निकाल लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एक्सपोनेंशियल माइनस k1 t, और dt जो है हम इधर से इक्वेशन से दूसरी साइड पे जा रहे हैं जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, माइनस k2 एक कांस्टेंट है। अब ये जो dt था ये इक्वेशन से दूसरी साइड से आया और उसके साथ इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अब d और t dt के साथ जो इंटीग्रेशन है ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिंपल t आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम k2 की वैल्यू देखें तो ये k2 की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, माइनस k2 t आ जाएगा, जैसे हम पहले करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। बस यहाँ पे k2 आ रहा है, ठीक है, k2 t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास, और k2 के साथ माइनस साइन था तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म देख ले, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आती है तो उसकी अगर इंटीग्रेशन करनी है तो एक दफा तो हमारे पास क्या है, वही टर्म जो एक्सपोनेंशियल की पार है वही टर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर, और उससे डिवाइड हमने क्या कर देना है, जिसके साथ हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें, मीन टी के साथ इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है ना, ठीक है, तो टी को छोड़ के बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस k1 रह गया, तो वो इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर डिफरेंशिएशन हो तो ये मल्टीप्लाई होता है, अगर इंटीग्रेशन हो तो ये पार्ट जो है वो डिवाइड होती है, सिर्फ ये डिफरेंस है इसके दरम्यान में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा कि जब हम एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि एक दफा एक्सपोनेंशियल पार इसी तरह आ गई कि माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस k1 t, और डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस k1 आना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस k1 आएगा, अब ये जो डिवाइड में k1 होगा ना, माइनस k1, तो वो k1 और ये a नॉट के साथ जो k1 था वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो k1 के साथ माइनस होगा ना वो इक्वेशन में a नॉट से पहले आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि k1 जो आ रहा है इक्वेशन के अंदर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो माइनस साइन होगा वो इक्वेशन में स्टार्ट पे आ जाएगा। तो b की क्या वैल्यू बन जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस a नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k1 t माइनस k2 t प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जब टाइम जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b भी जीरो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, जब टाइम की वैल्यू है उसको जीरो पुट करेंगे, तो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, देखें ये जो माइनस k2t वाली टर्म है, जब टाइम जीरो हुआ तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी, ठीक। अब दूसरी साइड पे क्या है, जब t की वैल्यू एक्सपोनेंशियल में जीरो पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और b की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो b जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस a नॉट, बाकी सारी टर्म क्या होगी, जीरो होगी, प्लस कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट इज इक्वल टू a नॉट। इसी तरह हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन जो 5.123 है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, ए नॉट वैल्यू है कांस्टेंट की, ठीक है। तो अब जब ये प्लस में आएगी, ए नॉट की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट की वैल्यू प्लस में है, बाकी दोनों टर्म माइनस में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इस इक्वेशन में जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट किया तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 5.124 कि ए नॉट प्लस में था और बाकी जो दोनों टर्म थी वो माइनस में थी, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि b इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k1 t माइनस k2 t। Equation 5.124 represent an expression for the available concentration of B। ये B की concentration के बारे में information देती है। It is clear from the equation that the concentration of B first increases with the time, ठीक है, after reaching to a maximum it start decreasing,
ठीक है, कि टाइम के साथ साथ पहले हमारे पास क्या है, बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है क्योंकि रिएक्टेंट है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि बी की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम साथ साथ अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी देखेंगे, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन आती है, तो वही हम जो है थर्ड लाइन जो है ये जो है स्ट्रेट लाइन। अब हम सी की वैल्यू के बारे में देख लेते हैं कि कैसे इसने सी की वैल्यू निकाली है। फिगर हमें क्या बता रही है, वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अ कंजक्टिव रिएक्शन ऑफ द टाइप। कौन सी है ये टाइप हमारे पास, कि फर्स्ट रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर था, और सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर है। ठीक, अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सी निकाल लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सी कैन बी डिटरमाइंड either by integrating the differential rate equation for the change in the concentration of C with respect to time, कि या तो हम वही सारे स्टेप करें कि हम यहाँ पे क्या कर लें, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकाल लें कि C की कंसंट्रेशन के लिए टाइम के साथ साथ, जिसे हम कहना है डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू के। या फिर हमने जैसे पिछले दफ़ा निकाली थी कि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है, हमें ए की वैल्यू मालूम है, हमें बी की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाय कंसिडरिंग द कंसंट्रेशन बैलेंस फ्रॉम द रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रीज, मतलब हमारे पास क्या है कि ए और बी और इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल लें तो फिर हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। The initial concentration of A is equal to the sum of available concentration of A, B and C, यानी टोटल जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो A नॉट थी, वो जो कि इक्वल है हमारे पास A, B एंड C की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ से अगर हमने C की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, तो ये रीअरेंज होकर क्या बनेगी, C इज इक्वल टू A नॉट माइनस A माइनस B। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, हमारे पास B की वैल्यू भी है, तो हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो B की वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि B की वैल्यू 5.124 के अंदर वैल्यू आ रही है B की, क्योंकि B इज इक्वल टू A नॉट माइनस ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के वन टी माइनस के टू टी। इसी तरह हमारे पास अगर हम ए की वैल्यू भी देख लें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस के वन टी। तो 5.122 और 5.124 के अंदर से ए और बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए नॉट तो इक्वेशन से आ गया, तो सी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए की वैल्यू पुट की हमने, ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस के वन टी। आगे हमने क्या किया, बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं कि ए नॉट, ठीक है, अब इक्वेशन में माइनस है तो उसके सारे साइन जो हो गए चेंज हो गए, तो ए नॉट पहले पॉजिटिव था, अब ये क्या हो गया माइनस, और दोनों टर्म माइनस में थी तो अब ये दोनों टर्म प्लस में हो गई हैं। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं कि माइनस ए नॉट प्लस ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस के वन टी प्लस के टू टी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म जो है कैंसिल आउट होनी है। सबसे पहले तो ए नॉट कैंसिल आउट हो रहा है, स्टार्ट में प्लस में है, दूसरी जगह माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह ए नॉट के साथ जो एक्सपोनेंशियल टर्म है के वन वाली वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी, के टू टी। ठीक है, इक्वेशन 5.125 is the equation of the straight line passing through origin। ये स्ट्रेट लाइन है, मीन इसके और साथ साथ ओरिजिन से पास आउट हो रहे हैं, मीन कोई भी इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो ये जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन होती है, ये वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है। द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ सी वर्सेस टाइम गिव द वैल्यू ऑफ के टू, कि हमारे पास क्या है, स्लोप जो है वो K2 की वैल्यू बताएगी। ग्राफ किसके दरम्यान बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो C था और टाइम के साथ। दिस इक्वेशन शोज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C विद टाइम विदाउट एनी लिमिट विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कि ये यहाँ से इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है कि सी की वैल्यू जो है वो बहुत इंक्रीज होती जाती है, मीन लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन कोई ना कोई एंड तो आएगा रिएक्शन का। ठीक है,
कि ये हर टाइम के लिए वैल्यू क्या कह सकते हैं इसको, कि हर टाइम के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कुछ शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए तो ये बात जो है वो ठीक हो सकती है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर द इक्वेशन, कि यानी कि ये लाजमी नहीं है कि हर टाइम के ऊपर ये तीनों इक्वेशन जो है वो फॉलो कर रही हो, एप्लीकेबल हो। ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो है हमारे पास एप्लीकेबल हो सकती हैं। नीचे आपको न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हुए, आप उनको भी देख के जो है उनसे भी आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने टी मैक्स की वैल्यू दी हुई है, इसको बेशक आप ना करें, लेकिन आप जनरल क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल साथ साथ अपनी तैयारी के लिए जो है वो देखते रहा करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये जो इक्वेशन आ रही हैं ये कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं और कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो था हमारे पास कंसेक्टिव रिएक्शन का सेकंड केस, जिसमें पहला रिएक्शन जो था वो फर्स्ट ऑर्डर था और जो सेकंड रिएक्शन था वो ज़ीरो ऑर्डर था, ठीक है। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और आपने खुद से इसकी तैयारी भी करनी है।